नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीनिवासा रामानुजन, उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा और उनके ज्ञान के पीछे के रहस्य। हाँ बिल्कुल, हम रामानुजन अनंत को जानने वाला किताब के कुछ हिस्सों को देखेंगे और रामानुजन के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि उनका ज्ञान कहाँ से आया, मतलब क्या इसमें आकाशीय रिकॉर्ड्स जैसी अवधारणाओं का भी कोई हाथ था, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है 1913 से। सोचिए, कैम्ब्रिज के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं G.H. हार्डी। उन्हें भारत से एक चिट्ठी मिलती है। हाँ? किसी अनजान क्लर्क की, मद्रास से। हाँ बिल्कुल, एक मामूली क्लर्क जिसकी तनख्वाह शायद साल के 20 पाउंड रही होगी, और वो दावा कर रहा है कि उसने गणित की कुछ बेहद पेचीदा गुत्थियां सुलझा ली हैं। जैसे? कौन सी गुत्थियां? जैसे कि डाइवर्जेंस सीरीज, मतलब ऐसी श्रृंखलाएं जिनका योग अनंत तक जाता है, और प्राइम नंबर्स के पैटर्न। बहुत आगे की बातें थी ये। जाहिर है हार्डी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, शक तो हुआ ही होगा, लेकिन उस चिट्ठी में लगभग 120 प्रमेय और सूत्र थे, एकदम नए, अनोखे। ओहो, 120? हाँ, और जब हार्डी ने उन्हें अपने साथी लिटिलवुड के साथ देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ये नतीजे इतने गहरे हैं, इतने असली लगते हैं कि अगर ये सच नहीं होते तो कोई इन्हें गढ़ने की सोच भी नहीं सकता हाँ, था, है ना? सही कहा, यही उनका निष्कर्ष था। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। एक अनजान भारतीय क्लर्क, जिसे कोई खास औपचारिक शिक्षा भी नहीं मिली थी, हाँ, और ना ही कोई संसाधन थे, वो दुनिया के सबसे बड़े गणितीय दिमागों के बराबर कैसे पहुंच गया? कुछ मामलों में तो उनसे आगे भी। चलिए उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं। जन्म हुआ 1887 में, ईरोड में। कहते हैं बचपन से ही गणित में कमाल थे। 13 साल की उम्र में तो उन्होंने पूरी त्रिकोणमिति समझ ली थी। और फिर वो G.S. कार की किताब सिनॉप्सिस, उसका बहुत असर हुआ उनपे। हाँ, उसमें हजारों सूत्र थे पर प्रूफ नहीं थे, बस नतीजे लिखे थे। इसने रामानुजन को उकसाया कि वो खुद प्रूफ खोजें और नए सूत्र बनाएं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि गणित में इतने डूब गए कि बाकी विषयों में फेल हो गए। हाँ, कॉलेज की स्कॉलरशिप चली गई, फिर गुजारे के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन प्रतिभा कहाँ छिपती है? हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज बुला लिया 1914 में। और वहाँ हार्डी और लिटिलवुड के साथ जो उनका काम हुआ वो तो कमाली था। उनकी स्टाइल एकदम अलग थी। इंट्यूटिव, मतलब सहज ज्ञान पर आधारित। बिल्कुल, ऐसा लगता था जैसे जवाब कहीं से सीधे उनके दिमाग में टपक रहे हों। बाद में बात करेंगे कि ये स्रोत क्या हो सकता है। और पहचान भी बहुत तेजी से मिली उन्हें। जी हाँ, 1918 तक तो वो रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए, ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो भी। सबसे कम उम्र के और पहले भारतीय थे ये सम्मान पाने वाले। ये तो सच में कमाल है। हार्डी ने एक बार गणितज्ञों को रेटिंग दी थी, है ना? हाँ, दी थी। खुद को 25 दिए थे, लिटिलवुड को 30, महान हिल्बर्ट को 80 और रामानुजन को पूरे 100। 100 में से 100। हाँ, लेकिन रामानुजन के ज्ञान में एक अजीब सी बात थी, एक विरोधाभास था। कैसा विरोधाभास? वो मॉड्यूलर इक्वेशंस या कंटिन्यूड फ्रैक्शंस जैसे बहुत जटिल, बहुत गहरे विषयों में तो माहिर थे, अद्वितीय थे। लेकिन गणित के कुछ बुनियादी स्थापित नियम जैसे काउची प्रमेय, वो उन्हें पता ही नहीं थे। हैं? ये तो बहुत ही अजीब है। काउची प्रमेय तो एनालिसिस का आधार है। हाँ, इसीलिए हार्डी और बाकी लोग भी चकरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो ज्ञान को खोज नहीं रहे, बना नहीं रहे, बल्कि कहीं और से उसे बस प्राप्त कर रहे थे। बिल्कुल, यही एहसास होता था। उन्होंने करीब 3900 रिजल्ट्स दिए अपनी नोटबुक्स में, ज्यादातर के प्रूफ भी नहीं लिखे। और वो सब बाद में सही साबित हुए। लगभग सभी। कमाल की बात तो ये है कि उनके सूत्र आज उन चीजों में इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके बारे में उनके जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कंप्यूटर साइंस में पाई की गणना के तेज एल्गोरिथम, स्ट्रिंग थ्योरी में ब्लैक होल की एंट्रोपी को समझने में। सोचिए, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उनके फॉर्मूले उन समस्याओं के लिए काम आ रहे हैं जो उनके जाने के दशकों बाद सामने आई। यही तो, ये उनके ज्ञान के स्रोत की गहराई की तरफ इशारा करता है। तो सवाल फिर वही, ये ज्ञान आया कहां से? रामानुजन खुद क्या कहते थे इस बारे में? वो इसका श्रेय अपनी कुल देवी नामगिरी थायर को देते थे। उनका कहना था कि मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो ईश्वर के विचार को न दर्शाए। और उन्हें सपने में सूत्र दिखते थे, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, सपने और दर्शन में उन्हें सूत्र मिलते थे, ऐसा उनका मानना था। क्या और भी ऐसे वैज्ञानिक या विचारक हुए हैं जिन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया हो? बिल्कुल, मेंडेलीव को पीरियोडिक टेबल का सपना आया था।
आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी मानसिक प्रयोगों पर बहुत निर्भर करते थे। टेस्ला तो कहते थे कि मेरा दिमाग बस एक रिसीवर है। रिसीवर? हाँ, कि ब्रह्मांड में कहीं ज्ञान, शक्ति, प्रेरणा का एक कोर है और हमारा दिमाग उसे पकड़ता है। तो ये विचार कि ज्ञान कहीं बाहर से मिल सकता है, ये नया नहीं है। और यहीं पर वो आकाशीय रिकॉर्ड्स वाली बात आती है ना? हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स। हाँ, संस्कृत के आकाश शब्द से ये एक अवधारणा है कि एक तरह का यूनिवर्सल नॉन फिजिकल डेटाबेस है जिसमें सारा ज्ञान, सारे अनुभव, सारी संभावनाएं दर्ज हैं। बिल्कुल। और माना जाता है कि गहरे ध्यान से या इंट्यूशन से ये चेतना की बदली हुई अवस्थाओं में इससे जुड़ा जा सकता है। तो क्या रामानुजन, मेंडलेव, टेस्ला जैसे लोग अनजाने में इसी यूनिवर्सल लाइब्रेरी से जुड़ रहे थे? ये एक संभावना है, एक व्याख्या है। इससे शायद बाल प्रतिभाओं को या एक ही खोज का अलग अलग लोगों द्वारा एक ही समय पर करने को भी समझा जा सकता है। रामानुजन के मामले में ये उनके ज्ञान के विरोधाभास को भी समझा सकता है कि गहरी चीजें पता थीं पर कुछ बुनियादी नहीं। हाँ, ये एक संभावित कड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर रामानुजन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उनकी प्रतिभा असाधारण थी, लगभग जादुई, और उनकी ज्ञान का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल। और उनका काम आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। ये हमें ज्ञान की सीमाओं और इंसानी चेतना की गहराइयों के बारे में फिर से सोचने को कहता है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर रामानुजन ने सच में किसी ऐसे यूनिवर्सल ज्ञान के स्रोत जैसे आकाशीय रिकॉर्ड्स तक पहुंच बना ली थी, तो उनकी उन नोटबुक्स में, जिनके कई पन्ने आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं, उनमें ब्रह्मांड के और कौन से गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनके खुलने का हम अभी इंतजार कर रहे हैं।